हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य प्रशासन के जो उच्च अधिकारी थे उनकी टेबल तक कवर कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मौर्य प्रशासन के अन्य प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो तीर्थ थे ये मौर्यकालीन उच्च अधिकारी थे। और अब जो हम टेबल में बात करने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे कि मौर्य प्रशासन में जो अन्य प्रमुख अधिकारी या फिर जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मौर्य प्रशासन हो या फिर गुप्त प्रशासन हो, यहां से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वो क्वेश्चन बनते हैं एक तो जो अधिकारी होते हैं इन प्रशासन के उनसे, या फिर जो शब्द इन प्रशासन में प्रयोग किए गए हैं उनसे। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सीताध्यक्ष। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे सीताध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद मौर्य काल में जो नाप तौल का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे पौतवाध्यक्ष। ठीक है, महालेखाकार होता था मौर्य काल में, उसको बोलते थे अक्ष पटालाध्यक्ष। ठीक है, वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे पाणियाध्यक्ष। ठीक है, बूचड़ खाने का जो अधिकारी मौर्य काल में होता था उसे बोलते थे सूनाध्यक्ष। ठीक है, मंडल का जो प्रधान अधिकारी मौर्य काल में होता था उसे बोलते थे प्रादेशिक। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद मौर्य काल में जो चारागाह का अधिकारी होता था या फिर जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे विविताध्यक्ष। ठीक है, जहाज रानी विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे नवाध्यक्ष। ठीक है, पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे क्या? मुद्राध्यक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो मौर्य प्रशासन था वो काफी उच्च स्तर पर था। उस समय भी पासपोर्ट जैसी व्यवस्था थी, पासपोर्ट विभाग था। ठीक है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी मौर्य काल में होता था। ठीक है, तो ये कोई ऐसा मत सोचिए कि बहुत कोई एकदम पिछड़ी हुई कोई व्यवस्था होगी। जो चीजें आज हम लोग देखते हैं, देखो पासपोर्ट विभाग भी है जैसा आजकल होता है। ठीक है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी होता था, ये भी मौर्य काल में होता था जो आज होता है। तो प्रशासन का जो स्तर था वो काफी उच्च था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। और टकसाल मतलब जहां पर कि सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बचा हुआ है गुप्तचर। तो गुप्तचर को यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। गुप्तचर को बोला जाता था गूढ़ पुरुष। ठीक है, क्या बोला जाता था गुप्तचर को? गूढ़ पुरुष। और ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। गुप्त काल में, सॉरी, मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद मंडल का जो अधिकारी होता था उसे मौर्य काल में क्या बोलते थे? महामात्य। ये भी पूछा जा चुका है। मंडल का जो अधिकारी होता था उसे मौर्य काल में महामात्य कहते थे। ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? उसे रज्जुक बोलते थे। जिले में राजस्व वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसे मौर्य काल में क्या कहते थे? युक्त। ठीक है, धार्मिक संस्थान का जो अध्यक्ष होता था उसे मौर्य काल में बोला जाता था देवताध्यक्ष। ठीक है, चुंगी एवं शुल्क विभाग का जो अध्यक्ष होता था इसे मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष कहते थे। ठीक है, बंदरगाहों का जो अध्यक्ष होता था, ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते पत्तनाध्यक्ष। ठीक है, जैसे बंदरगाह को पत्तन कहते हैं, आपको पता होगा। तो मौर्य काल में बंदरगाहों का जो अधिकारी होता था उसे पत्तनाध्यक्ष कहते थे। धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था इसे क्या बोलते थे? लोहाध्यक्ष।
अब धातु तो लोहा धातु होती है तो लोहाध्यक्ष। कताई बुनाई विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सूत्राध्यक्ष कहते थे। ठीक है। वन तथा उसकी संपदा का जो अध्यक्ष होता था उसे कुप्याध्यक्ष कहते थे। ठीक है। शराब व मदिरा का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सुराध्यक्ष। ठीक है। तो सुरा से ध्यान रखना, जैसे आपको पता होगा ऋग्वेद में 2 मदिराओं का नाम सुनने को मिलता है, सोम और सुरा, तो वहीं से लिया गया है सुराध्यक्ष। ठीक है। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सर्प महामात्य कहते थे। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होता था उसे तो बोलते थे गूढ़ पुरुष, लेकिन जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था उसे क्या बोलते थे? सर्प महामात्य। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिए, हर बार यहाँ से क्वेश्चन मिलान के लिए विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की टेबल पर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रशासन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो अधिकारी और दूसरा उस प्रशासन में प्रयोग होने वाली शब्दावली। तो अब आ गई आपके सामने मौर्यकालीन प्रशासन में प्रयोग होने वाली शब्दावली, इसको भी देख लीजिए। तो मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? उदक भाग। ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि मौर्य काल में जो सिंचाई कर होता था उसे क्या कहते थे? उदक भग। ठीक है। सीमा कर को क्या बोलते थे? सीमा कर को बोलते थे शुल्क। ठीक है। भू राजस्व को क्या बोलते थे? पूछा जा चुका है। तो मौर्य काल में भू राजस्व को भाग कहते थे। ठीक है। धार्मिक कर जो होता था मौर्य काल में उसको बोलते थे बलि। ठीक है। धार्मिक कर को क्या बोलते थे मौर्य काल में? बलि। राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको मौर्य काल में बोला जाता था सीता। ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता। बाद बाकी मौर्य काल में जो व्यापारियों का काफिला होता था उनको कहा जाता था सार्तवाहक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौर्य काल में जो व्यापारियों का काफिला होता था उसे सार्तवाहक कहते हैं। और जो सार्तवाहक ये शब्द है ये कहाँ से मिला है? ये मिला है अर्थशास्त्र से, जिसको आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मौर्य काल में जो नगद राजस्व होता था उसको हिरण्य बोलते थे। ठीक है। मौर्य काल में जो नगद राजस्व प्राप्त होता था उसको बोलते थे हिरण्य। ठीक है। निर्यात कर इसको बोला जाता था निष्क्राम्य। ठीक है। ध्यान रखना, मौर्य काल में निर्यात कर को निष्क्राम्य बोला जाता था। आयात कर को बोला जाता था प्रवेश्य। ठीक है। आयात कर को प्रवेश बोला जाता था और यह कितना होता था? यह 20% लगता था। ठीक है। आपातकालीन कर को बोलते थे मौर्य काल में प्रणय या फिर प्रणयम। ठीक है। काश्तकार को मौर्य काल में क्या बोला जाता था? उपवास। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था उसको मौर्य काल में महाश्रेष्ठी बोलते थे। मौर्य काल में जो भूमि का स्वामी होता था यानी कि भूस्वामी उसको बोलते थे क्षेत्रक। ठीक है। और शिल्पियों का जो संगठन होता था, काफी बार पूछा जा चुका है कि मौर्य काल में जो शिल्पियों का संगठन होता था उसे बोलते थे श्रेणी। अब कंफ्यूज मत होना, शिल्पियों का संगठन श्रेणी हो गया और व्यापारियों का काफिला या फिर व्यापारियों का जो संगठन था उसको सार्तवाहक बोलते थे। ठीक है। तो ये मौर्य काल में प्रयुक्त शब्दावली थी। बहुत अच्छी तरीके से इसका रट्टा मार लीजिए, हर बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। और बौद्ध धर्म को या फिर बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत से धर्म प्रचारक विभिन्न देशों या फिर स्थानों पर भेजे थे। तो
इस टॉपिक से भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अशोक ने धम्म या फिर धर्म के प्रचार हेतु किसको कहाँ भेजा था। ठीक है, तो इस टेबल में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा की बात की जाए तो इनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ठीक है, महारक्षित इसको कहां पर भेजा था? यवन देश में। ठीक है, उसके बाद महाधर्म रक्षित को कहां पर भेजा था? तो इसको भेजा था महाराष्ट्र में। सोना तथा उत्तरा को कहां पर भेजा था? तो इसको भेजा था या फिर इनको भेजा था स्वर्ण भूमि में। उसके बाद मंझिम की बात करें तो इसको अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु हिमालयवर्ती देश में भेजा था। महादेव की बात करें तो इसको धम्म के प्रचार हेतु अशोक ने महिषमंडल जो कि मैसूर में था वहां पर भेजा था। और मंझांतिक इसको धम्म के प्रचार हेतु अशोक ने कश्मीर और गांधार में भेजा था। तो अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार हेतु भेजे गए ये प्रमुख धर्म प्रचारक थे और इनको कहां कहां पर भेजा गया था ये आपने देखा। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अशोक जब शासन कर रहा था तो उस दौरान जो प्रांत थे उनकी राजधानियां क्या थीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार मिलान के लिए पूछा जा चुका है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अशोक के शासन के दौरान उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ जो प्रांत था अशोक कालीन उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, कलिंग प्रांत की बात करें तो इसकी राजधानी तोसली थी। ठीक है, उसके बाद दक्षिणापथ की बात करें तो इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और प्राची यानी कि मध्य देश की बात करें तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये अशोक कालीन प्रमुख प्रांत और उनकी राजधानियां हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं मौर्य कालीन जो व्यापारिक संगठन थे। खैर 2 का तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, श्रेणी और सातवाहक का। यहां पर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो शिल्पियों का जो संगठन होता था इसको मौर्य काल में क्या कहा जाता था? श्रेणी। ठीक है, और जो व्यापारियों का संगठन होता था उसको बोला जाता था निगम। और व्यापारियों का जो कारवां होता था या फिर अभी हम लोगों ने देखा कि काफिला होता था उसको बोला जाता था सातवाहक। और जो देनदारों या फिर महाजनों यानी कि जो लोग ऋण देते हैं उनका जो संगठन था उसको बोलते थे संघ। तो यहां पर याद कर लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है शिल्पियों का संगठन। ठीक है, जो शिल्प कला से जुड़े हुए होते हैं या फिर जो शिल्प का काम करते हैं उनका जो संगठन होता था मौर्य काल में इसको श्रेणी बोलते थे। व्यापारियों का संगठन निगम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, व्यापारियों का संगठन अलग है और व्यापारियों का जो काफिला है, ठीक है, अनाज से संबंधित उसको सातवाहा। ठीक है, और महाजनों का जो संगठन उसको संघ बोलते हैं। तो ये मौर्यकालीन प्रमुख व्यापारिक संगठन हो गए, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद जो मौर्योत्तर कालीन राजवंश हैं अब थोड़ा सा हम लोग उनकी बात करते हैं। बाद बाकी एक चीज और बता दूं कि जो मौर्य शासन था उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद किसने शासन किया था? बिंदुसार ने, मतलब मैं क्रम आपको बता देता हूं। और उसके बाद अशोक ने किया था। ठीक है, और जो अंतिम मौर्य शासक था वो बृहद्रथ था। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक इसका नाम पूछा जा चुका है, तो इसका नाम बृहद्रथ था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
तो ध्यान रखना, मौर्य वंश की स्थापना या फिर मौर्य शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको हराकर? घनानंद को हराकर, ठीक है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद यहाँ पर बिंदुसार ने शासन किया मौर्य शासन के अंतर्गत, फिर सम्राट अशोक ने शासन किया, और फिर जो अंतिम मौर्य शासक था वो बृहद्रथ था, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका क्रम याद रख लेना, अंतिम शासक का भी नाम याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर कालीन राजवंशों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। कब? 185 ईसा पूर्व में। और फिर यह जो शुंग वंश चला, ये कब तक चला? 75 ईसा पूर्व तक। संस्थापक कौन था? संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था देवभूति। और अगर इस शुंग वंश के प्रमुख शासक की बात की जाए तो वह पुष्यमित्र शुंग ही था। बाद बाकी ध्यान रखना कि जो पुष्यमित्र शुंग था वह कट्टर ब्राह्मणवादी था और ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। बाद बाकी ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट याद कर लीजिए। कट्टर ब्राह्मणवादी था, बौद्ध धर्म के ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये बौद्ध विरोधी था क्योंकि इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त करवा दिया था। लेकिन ध्यान रखना, भले ही हम इसको बौद्ध विरोधी कहें, लेकिन जो आप भरहुत स्तूप देखते हैं उसको बनवाने का जो श्रेय है वो पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। ठीक है, बाद बाकी पुष्यमित्र शुंग को अनार कहा गया है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले भी मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग को अनार कहा गया है। ठीक है, बाद बाकी ध्यान रखना कि भरहुत स्तूप को बनाने का जो श्रेय है वो पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। ठीक है, बाद बाकी इसके दरबार में महर्षि पतंजलि रहते थे। ठीक है, ये भी फैक्ट ध्यान कर लेना कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महर्षि पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे, या फिर किसके दरबार को सुशोभित करते थे, या फिर किसके दरबार में रहते थे। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिए अपनी ही किताब में और इनको याद कर लीजिए। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन आता है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। और कर्ण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो वसुदेव था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो था वो सुशर्मन था। ठीक है, और महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो यह वसुदेव ही था। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कैसे बनेंगे उस पर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या बोलेगा कि ऐसे दे देगा, निम्नलिखित मौर्योत्तर कालीन राजवंशों पर विचार कीजिए, और फिर आपको इनको कैसे भी लगा के दे देगा और फिर आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना होगा। या फिर इनके संस्थापक के संदर्भ में पूछ लेगा मिलान करने के लिए, इनके अंतिम शासक के संदर्भ में पूछ लेगा मिलान करने के लिए, या फिर ऐसे दे देगा कि कोई भी महत्वपूर्ण शासक उठाएगा और फिर पूछ लेगा कि ये किस मौर्योत्तर कालीन राजवंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन घुमा फिराकर कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के पढ़ लेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्ण वंश के बाद प्रमुख मौर्योत्तर कालीन राजवंशों में देखें तो सातवाहन वंश आता है, जिसने कि 30 ईसा पूर्व से और 250 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुख। और इसका अंतिम शासक था यज्ञ श्री सातकर्णी। बाद बाकी आपने जरूर देखा होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध शासक था मौर्योत्तर कालीन राजवंशों में, और यह किससे संबंधित है? यह सातवाहन से संबंधित है। तो ध्यान रखना, सातवाहन शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था या फिर जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी।
और सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। बाद बाकी सातवाहन के संदर्भ में देख लें तो इनको आंध्रभृत्य भी कहा गया है और इनको दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो सातवाहनों को आंध्रभृत्य भी कहा गया है और दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा गया है। बाद बाकी अगर सातवाहन वंश की बात करें तो ये शासन कहाँ पे करते थे? तो इनका शासन 3 प्रदेशों में फैला हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक। ध्यान रखना, जो सातवाहन शासक थे वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर शासन करते थे और इनको आंध्रभृत्य या फिर दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो मौर्योत्तरकालीन एक प्रमुख वंश है चेदी वंश या फिर जिसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। महामेघवाहन वंश चेदी वंश को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो महामेघवाहन नाम के व्यक्ति ने ही की थी। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? शिशुपाल। और इसका जो प्रमुख शासक था चेदी वंश का वो था खारवेल। ठीक है, खारवेल के बारे में आपने खूब सुना होगा क्योंकि इससे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो खारवेल के बारे में सारी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होती है और हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो ये हो गए मौर्योत्तरकालीन राजवंश। इनका क्रम बहुत अच्छी तरीके से याद करिए। संस्थापक याद कर लीजिए, अंतिम शासक कौन था और महत्वपूर्ण शासक कौन था। बाद बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं उनको तुरंत आप अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो कनिष्क के दरबार में संरक्षित विद्वान। तो यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनिष्क आपको पता होना चाहिए कि यह भी एक प्रमुख शासक था मौर्योत्तरकालीन राजवंशों में और ये कुषाण शासक था। ठीक है, कनिष्क कुषाण शासक था जो 78 ईस्वी में यहाँ पर शासन करता था। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, और इसके दरबार में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जिसमें कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था और कनिष्क के शासन काल में ही जो बुद्ध थे उनको भगवान माना जाने लगा था और इनकी मूर्ति पूजा आरंभ कर दी गई थी। ठीक है, तो ये कनिष्क के संदर्भ में कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बाद बाकी अब हम लोग आते हैं कनिष्क के दरबार में संरक्षित विद्वान पर। तो वसुमित्र की बात करें, पहले तो यही देख लीजिए कौन कौन थे। वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और अश्वघोष। ठीक है, तो 4 प्रमुख विद्वान थे जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन कौन? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और अश्वघोष। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो यहां पर आपको 3 तो दे देगा यही कनिष्क के राज दरबार वाले और 1 कहीं अन्य से उठा के दे देगा और फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन कनिष्क के दरबार को सुशोभित नहीं करता था या फिर कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को अगर आयोग टफ बनाना चाहेगा तो वो कैसे भी बना देगा। 4 नाम ऐसे लगा देगा, फिर नीचे कथन लगा देगा 1 2 3 3 2 1 ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और अश्वघोष, ये चारों लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब ये भी देख लीजिए कि ये लोग थे कौन। तो वसुमित्र जो थे वह साहित्यकार थे। ठीक है, इनका
जो पेशा है या फिर इन विद्वानों का जिस क्षेत्र से संबंध है वो भी पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं आपको। नागार्जुन की बात करें तो ये दार्शनिक थे और वैज्ञानिक थे। ठीक है, नागार्जुन के बारे में सुना ही होगा, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये एक बहुत ही उच्च कोटि के बौद्ध विद्वान थे, यानी कि इन्हें बौद्ध दर्शन का बहुत डीप ज्ञान था। ठीक है, उसके बाद चरक की बात करें तो सब लोग जानते होंगे कि ये आयुर्वेद के आचार्य थे। आज भी आप देखते हैं कि चरक संहिता चलती है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर चरक संहिता होती है। उसके बाद अश्वघोष की बात करें तो ये भी कौन थे, ये साहित्यकार थे। तो वसुमित्र साहित्यकार, नागार्जुन दार्शनिक हो गए और वैज्ञानिक हो गए, चरक आयुर्वेद के आचार्य हो गए और अश्वघोष कौन हो गए, ये साहित्यकार हो गए। ठीक है, तो ये हो गए कनिष्क के दरबार में संरक्षित विद्वान। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग गुप्त शासन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।